जनवरी 2022 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 13 किलोमीटर दूर डिंगोचा गांव के जगदीश पटेल अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अमेरिका जाने का फैसला करता है। जगदीश पहले गांव में टीचर था, लेकिन उसकी मासिक आमदनी सिर्फ 9,000 से 10,000 ही थी। यह साफ है कि उन्हें यह फैसला गरीबी और बेरोजगारी की वजह से लेना पड़ा। पटेल परिवार को अमेरिका का वीजा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक एजेंट से संपर्क किया। एजेंट ने कनाडा होते हुए अवैध तरीके से अमेरिका भेजने के लिए 65 लाख रुपए की मांग की। जगदीश पटेल की पत्नी वैशाली बहन ने अमेरिका में एक ब्यूटी सैलून में काम करने का सपना देखा था और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते थे। इन उम्मीदों के साथ उन्होंने एजेंट को 65 लाख रुपए दिए और गांव छोड़ दिया। जगदीश पटेल ने कनाडा का टूरिस्ट वीजा लिया और 12 जनवरी को टोरंटो के लिए उड़ान भरी। टोरंटो पहुंचने के बाद वे एजेंट्स मिले जो उन्हें कनाडा के मैनिटोबा प्रांत की ओर ले गया, जो करीब 2100 किलोमीटर दूर था। एक हफ्ते बाद उन्हें एमरसन नामक एक छोटे शहर के पास छोड़ दिया गया, अमेरिकी सीमा के जो करीब था। अब यहां से उन्हें पैदल चल के जाना था। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर तापमान करीब -35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक होता है। ये परिवार कई घंटों तक पैदल चला, लेकिन इस भयानक ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका और 19 जनवरी 2022 को अमेरिका की सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर दम तोड़ दिया। जब उनके शव मिले तो आसपास कोई वाहन नहीं था, बस एक बैग था जिसमें डायपर, खिलौने और बच्चों के कपड़े मात्र थे। सवाल, मैं अभी आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ? दरअसल बीते 5 फरवरी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़कर गया है। इनमें से ज्यादातर लोग महीनों तक घने जंगल, बर्फीली नदी और तपते रेगिस्तान का मुश्किल सफर तय करके अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं और मारे जाते हैं या फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी संख्या सिर्फ 3 राज्यों से होकर आती है, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। हरियाणा और पंजाब में इसे डंकी प्रक्रिया कहा जाता है, वहीं गुजरात में इसे कबूतरबाजी कहा जाता है। अब सवाल है कि अमेरिका जाने की राह मुश्किल और खतरनाक होने के बावजूद लोग इतनी बड़ी रकम और अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? ये भारत छोड़ने पर मजबूर क्यों हैं? हर साल कितने लोग जाते हैं, कितने मारे जाते हैं, किन किन कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं कैसा होता है डंकी मारना, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। डंकी प्रक्रिया शब्द शुरुआत में सिर्फ यूके के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत से लोग भारत से यूके इस प्रोसेस के तहत जा चुके थे, लेकिन आज लोग डंकी प्रोसेस के जरिए यूके की बजाय अमेरिका में एंट्री करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। भारत में कई वीजा एजेंसियां और कंपनियां इस प्रक्रिया में मदद करती हैं। इन एजेंसियों द्वारा अपनी सेवाओं के लिए जो शुल्क लिया जाता है वो चुने गए पैकेज के आधार पर अलग अलग होता है। सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वे वाकई में अलग अलग पैकेज देते हैं। जैसे एक डिलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें फर्जी दस्तावेज बनवाने और यात्रा सहायता शामिल होती है। साथ ही और भी सस्ते पैकेजेस होते हैं जो लोग बजट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। एजेंसियां उन्हें सीमा के पास छोड़ देती हैं ताकि वे पैदल यात्रा पूरी कर सकें। चुने हुए पैकेज के आधार पर ये एजेंसियां 25 लाख से लेकर 60 लाख तक चार्ज कर सकती हैं। इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए ये लोग अपने खेत और घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं या अपनी सारी जीवन की बचत खर्च कर देते हैं। लेकिन इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी इन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कई बार तो अमेरिका पहुंचने से पहले ही या तो खुद मर जाते हैं या इन्हें मार दिया जाता है। भारत में डंकी रूट का सबसे लोकप्रिय रास्ता है लैटिन अमेरिका देश होते हुए अमेरिका पहुंचना, क्योंकि यहाँ वीजा कनाडा की तुलना में आसानी से मिल जाता है। यह रास्ता एक्वाडोर या ब्राजील से शुरू होता है। जब डंकी एक्वाडोर से प्रवेश करते हैं तो उसे बोलिविया और गुआना जैसे देशों से होकर जाना पड़ता है। इन देशों में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मतलब ये है कि इन देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती और ऑन द स्पॉट वीजा दे दिया जाता है। ब्राजील और वेनेजुएला समेत कई अन्य देशों में भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। यहाँ से डंकी कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया पहुंचने के बाद डंकी पनामा में एंटर करते हैं। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल डेरियन गैप है जो 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसे पार करना बेहद जोखिम भरा है। नदी नालों के बीच में जहरीले कीड़े और सांप का हमेशा डर बना रहता है। ये जंगल डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इन जंगल में डंकी से लूटपाट होती है। महिला हो या पुरुष, यहाँ के अपराधी उनके साथ शारीरिक शोषण तक करते हैं। इस जंगल में डंकियों की लाशें मिलना आम बात है। यहाँ कोई सरकार नहीं है। कुछ एजेंट्स डोंकरों को पूरी रकम नहीं देते, इसलिए डोंकर ही यात्रियों को मरवा देते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो डंकी 10 से 15 दिन में पनामा का जंगल पार कर जाता है। पनामा का जंगल पार करने के बाद अगला पड़ाव ग्वाटेमाला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ग्वाटेमाला एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है।
अमेरिकी बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए यहां डंकी को दूसरे एजेंट को हैंडओवर किया जाता है। अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता तो कोलंबिया से एक रास्ता और है। यह रास्ता सैन एंड्रेस से शुरू होता है। बताया जाता है कि यह रास्ता बेहद रिस्की है। सैन एंड्रेस से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। यहां से 150 किलोमीटर का नाव सफर शुरू होता है और शुरू होने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफर होते हैं जो मैक्सिको के लिए जाती है। इस नदी में सीमा पुलिस पेट्रोलिंग तो करती ही है, इसके साथ साथ नदी में खतरनाक जानवर इनकी जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसके बाद डंकी पहुंचता है यूएस मैक्सिको सीमा पर, जहां 3140 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। डंकी इसी को कूद कर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। इस बाधा को पार करना एक बड़ी चुनौती है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में ही अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर पर बनी इस दीवार को पार करते वक्त 650 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद डंकी प्रोसेस अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अनुसार अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या साल दर साल काफी बढ़ी है। 2013 में यह संख्या बहुत कम थी, लेकिन 2017 से दरअसल 2019 के बाद देखिए कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में 30,000 से ज्यादा भारतीयों ने ऐसा करने की कोशिश की। 2021-22 में संख्या बढ़कर 63,927 हो गई और इस ग्राफ पर जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट इससे भी ज्यादा हैं वो आप देख सकते हैं। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच ये संख्या बढ़कर 96,000 हो गई। लगभग 1 लाख भारतीय साल में अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। 96,917 भारतीयों में से 30,000 लोग कनाडा में पकड़े गए और 41,000 मैक्सिको के पास। 2015 में सेंटर फॉर माइग्रेशन स्टडीज ने बताया कि करीब 4.5 लाख भारतीय अमेरिका में बिना दस्तावेज के पाए गए थे। चलिए अब जानते हैं कि स्पष्ट खतरे और इतनी मुश्किल और खतरनाक राह होने के बावजूद लोग डंकी की प्रक्रिया में करोड़ों रुपए क्यों लगाते हैं और अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं। इस फैसले के पीछे कारण क्या है? लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है देश में बढ़ती बेरोजगारी। ये हम हरियाणा के उदाहरण से समझ सकते हैं। पहले डंकी रूट को अपनाने वाले ज्यादातर पंजाब और गुजरात से थे, लेकिन हाल के वर्षों में जब हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी तो डंकी रूट को अपनाने के मामले में हरियाणा ने पंजाब और गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, जहां बेरोजगारी की दर 37% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा है। अपने देश के हालात को देखते हुए इन लोगों को लगता है कि इन जानलेवा रास्ते को अपनाना उनके मौजूदा हालात से बेहतर विकल्प है। गांव में हजारों बेरोजगार लोग इस खतरनाक काम के लिए पैसे जुटाने के लिए पारिवारिक जमीन और गहने बेच रहे हैं। हरियाणा के जींद जिले के धातरथ, मोरखी और कलवा जैसे गांव डंकी प्रोसेस के लिए सेंटर बन गए हैं। देश के युवा बेरोजगारी के इस जहरीले चक्र और बार बार प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने से फ्रस्ट्रेटेड होकर ये कदम उठा रहे हैं और अमेरिका चले जाते हैं। सवाल डंकी के रास्ते अमेरिका सीमा पार करने के बाद लोग क्या करते हैं ये है। आपको लग रहा होगा कि ये लोग पुलिस से छिपते रहते होंगे और छुपकर नई जिंदगी शुरू करते होंगे। ऐसा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये लोग खुद ब खुद सीमा सुरक्षा बल के पास सरेंडर कर देते हैं जो सीमा पर तैनात होते हैं। वो अधिकारियों से बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उनके साथ चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वो शरण लेना चाहते हैं। शरण, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है, एक प्रकार की सुरक्षा है। जब कोई व्यक्ति किसी देश में शरण मांगता है तो वो देश उसे सुरक्षा देने के लिए सहमत होता है, जिससे वो उस देश में रह सके, ये मानते हुए कि उसे अपने देश में खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरा राजनीतिक हो सकता है, जहां किसी को नुकसान या यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ सकता है। ये धार्मिक या जातीय भेदभाव से भी जुड़ा हो सकता है। जो लोग डंकी के रास्ते से जाते हैं वो अक्सर सीमा सुरक्षा से संपर्क करते हैं, ये कहते हुए कि वे शरण मांग रहे हैं। उत्पीड़न की लगभग 5 से 6 श्रेणियां होती हैं, जिसमें धार्मिक उत्पीड़न भी शामिल है। अगर आपके धार्मिक विश्वासों की वजह से आपके साथ भेदभाव होता है या आपके खिलाफ अपराध किए जाते हैं तो ये राजनीतिक उत्पीड़न है, जहां किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक विचारों की वजह से धमकाया जाता है। एक और तरह का उत्पीड़न जाति आधारित होता है, जहां व्यक्ति को उसकी जाति के कारण दबाया जाता है, या फिर सामाजिक समूह का उत्पीड़न भी। इसके अलावा आप जिस भी सामाजिक समूह से जुड़े हैं उसके खिलाफ हिंसा होती है, जैसे कि महिलाओं या LGBT+ समुदाय के खिलाफ। तकनीकी तौर पर इसके कई कारण हो सकते हैं। जो लोग इस रास्ते को गैर कानूनी तरीके से अपनाते हैं वे इनमें से किसी भी कारण का हवाला दे सकते हैं, लेकिन ये तय करना कि ये दावे सही हैं या नहीं एक इमिग्रेशन जज के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो लोग सीमा पार करके आश्रय लेने के लिए आवेदन करते हैं उन्हें इमिग्रेशन कोर्ट में अपना मामला पेश करना होता है और सही कारण बताने होते हैं। कोर्ट में यह साबित करना बहुत जरूरी है कि जो दावे किए गए हैं वे असली हैं।
ये समझ में आता है कि कई लोग झूठ बोल सकते हैं, अपने असली कारणों को छिपा सकते हैं, या दो वजहों में से कोई एक वजह हो सकती है जो मैंने पहले बताई। ऐसे मामलों में लोगों का देश निकाला भी हो सकता है। जो लाखों उन्होंने खर्च किए वो सब बेकार हो जाते हैं। अब यहां यह स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है कि कुछ लोग सच में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो उन्हें डंकी फ्लाइट लेने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि जशनप्रीत सिंह की कहानी जो जालंधर से हैं। बीबीसी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जशन एक 24 साल का समलैंगिक आदमी था जो जालंधर में रहता था। उसने रोजाना भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया जो उसके पड़ोसियों द्वारा उस पर किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन बात गाली गलौज से बढ़कर उसके शारीरिक रूप से हमला करने तक पहुंच गई। उसे याद है कि 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उस पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। इससे उसका एक हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। उसने भारत के किसी और शहर में जाने पर विचार किया। वो हमेशा डर में रहा क्योंकि भारतीय संस्कृति LGBTQ+ मुद्दों में बहुत खुले विचारों वाली नहीं है। अंततः उसने टर्की और फ्रांस के जरिए डंकी के रास्ते को चुनने का फैसला किया। मैक्सिकन सीमा तक किसी तरह पहुंचकर उसने अमेरिका में प्रवेश किया। जशनप्रीत ने सीमा पार करने के बाद शरण के लिए आवेदन किया और उसे ये मिल गई। सवाल उठता है, इसने डंकी रास्ता ही क्यों चुना? सीधा जवाब है कि शरण केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है जो देश में शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं। अमेरिका के नियमों के मुताबिक अमेरिका में शरण पाने के लिए आपको अमेरिकी धरती पर होना चाहिए। हालांकि ऐसे मामले कम होते हैं और यह ध्यान रखना जरूरी है कि आर्थिक प्रवासन शरण के तहत नहीं आता। असाइलम की प्रोसेस से गुजरने वाले लोगों को अक्सर महीनों या कभी कभी सालों तक जांच का सामना करना पड़ता है, जिसमें संभावित दुर्व्यवहार या टॉर्चर भी शामिल हो सकता है। असाइलम के आवेदन को प्रोसेस करने में साल लग सकते हैं और यहां तक कि अगर आपने अमेरिका में सालों बिताए हैं तो भी वे फैसला कर सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, जिससे आपको देश निकाला होने का खतरा भी रहता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि सीमा पार करने के बाद लोगों को तुरंत इमिग्रेशन कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। इसके बजाय उन्हें पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। लोगों को भयानक हालात में जीते हुए देखना। डिटेंशन सेंटर जहां कई लोग एक छोटे से कमरे में बंद रहते हैं और उन्हें वहां हफ्तों या महीनों तक रहना पड़ता है, और जब अंत में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो ये पल उन परिवारों के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी और सपने एक बेहतर भविष्य के लिए दांव पर लगा दिए थे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और अवसरों की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज हकीकत यह है कि रोजगार के नए अवसर तो दूर, मौजूदा रिक्त पद भी नहीं भरे जा रहे हैं। युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए या तो देश से बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वो लीगल तरीके से हो या फिर डंकी जैसे खतरनाक और इलीगल तरीके से। डंकी जैसी खतरनाक प्रक्रियाओं को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार को अपनी वादाखिलाफी छोड़कर ठोस कदम उठाने होंगे। स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करनी होंगी, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देनी होगी और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां युवा अपने सपनों को अपने देश में ही पूरा कर सकें। ये कहानी लिखी थी आसिफ ने। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।